हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अतिया बानो और मेरे साथ सॉलिसिटर जुल्फ़िकार अली साहब हैं जो आज आपके सवालात के जवाब देंगे। आप हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर नज़र आने वाले नंबर पर, और आपका कोई फैमिली मैटर हो, इमिग्रेशन, कोई भी मैटर हो, आप हमें इस नंबर पर कॉल करें। जब तक आपकी कोई कॉल आती है हम मिस्टर जुल्फ़िकार अली की तरफ चलते हैं ताकि वो आज हमें कुछ अपडेट बताएं इमिग्रेशन लॉ के हवाले से। जी मिस्टर जुल्फ़िकार अली साहब। थैंक यू वेरी मच अतिया। रिसेंट चेंजेस तो वही हैं जो होम ऑफिस ने मार्च में अनाउंस कर दी थी और वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। उनमें एक तो इमिग्रेशन जो फ़ीसिज़ हैं उनके हवाले से है, जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि वो 6 अप्रैल के बाद वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। तो ऐसे तमाम जो एप्लीकेंट्स हैं जो अप्रैल से पहले करना चाहते थे अब करना चाहते हैं, तो फीसिस में एक इंक्रीज़ है। दूसरी उन्होंने जो टीयर 1 की कैटेगरी थी, जो वर्क परमिट थे और HSMP के थे, उसमें जो इंडेफिनेट की कैटेगरी है उसमें उन्होंने कुछ उनको रिफ़ाइन किया है कि जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, उनको बेहतर किया है कि आफ्टर 5 इयर्स वो कैसे इंडेफिनेट क्लेम कर सकते हैं। नहीं, आपका मतलब है कि थोड़े इजी हो गए हैं कि अब ज़्यादा टफ हो गए हैं वो? बेसिकली इजी और टफ की निस्बत ये समझें कि उन्होंने जो जहाँ पे किसी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी, जहाँ पे एम्बिगिटी थी, थोड़ी सी कोई बहाम था रूल्स के बारे में या उन लोगों को पता नहीं था, तो वो जो जैसे हम सोलिसिटर्स हैं वो फीडबैक देते हैं होम ऑफिस को कि जी ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कुछ लोगों के लिए उनको फुलफ़िल करना, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। जैसे आपको शायद याद होगा कि HSMP का जो टीयर 1 एंटरप्रेन्योर के केसेस में और टीयर 1 के जो केसेस में उन्होंने दोबारा से एक्सप्लेनेशन दी थी जो 245 AA की सूरत में आई कि आप उन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप वेरीफाई हो सकते हैं और उनको होम ऑफिस खुद वेरीफाई करवाएगा। तो उनकी कोशिश होती है कि जिस तरह से वो सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं वो आवाम के लिए, उनके जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए और ख़ुद होम ऑफिस के लिए भी वो एक अच्छी ऑप्शन हो। क्योंकि वो होता ये है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी आ जाती हैं जो कि कोर्ट्स ओवरटर्न कर देती हैं, तो वो होम ऑफिस के लिए एक बड़ा मसला बन जाता है कि वो पहले केस को डिसाइड करते हैं, फिर वो तमाम तरह के केसेस कोर्ट से वापस आते हैं होम ऑफिस को। इस तरह उनका वर्क जो लोड है वो भी बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ती है, और एंड रिज़ल्ट ये है कि जो लोग किसी ख़ास एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको बेसिकली वीज़ा मिलना चाहिए। ये है बेसिक पर्पज़ इन तमाम इमिग्रेशन रूल्स का। तो उसके बेस पे वो इन तमाम रूल्स को टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं, रिफाइन करते रहते हैं। इसी तरह जो फैमिली रूट है, FM है अपेंडिक्स इमिग्रेशन रूल का, उसमें भी उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस दी हैं। कोई मेजर शिफ्ट या मेजर चेंज नहीं है कि कोई न्यू पॉलिसी उन्होंने दे दी हो या कोई नई एक चेंज ले आए हों, लेकिन उन्होंने जहाँ पे उनको था कि किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन सही नहीं है या किसी उनके जो कानून है उसमें किसी तरह की कोई एम्बिगिटी थी, लोगों को उसकी कोई अच्छी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नज़र नहीं आया, तो उन्होंने वो चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अभी दूसरा ये है कि मैरिज एक्ट आया है, उसके हिसाब से पहले ये था कि जो होमोसेक्सुअल्स थे, जो एक ही सेक्स के लोग थे, यानी लड़का लड़की, वो सिविल पार्टनरशिप करते थे, तो अब वो मैरिज भी कर सकते हैं। तो अब सिविल पार्टनरशिप की बजाय मैरिज का लफ्ज़ जो है वो कानून में यूज़ होता है। तो ये है, इस तरह की चेंजेस हैं जो वो स्लोली और अब सिस्टम को अपडेट करने के लिए करते रहते हैं। थैंक यू मिस्टर जुल्फ़िकार। हमारे साथ एक कॉलर हैं। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुल्फ़िकार अली से मैं एक क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी प्लीज़ शो। मेरा नाम असद है और मैं पाकिस्तान से 2004 में स्टूडेंट वीज़े पे आया था, और मेरा लास्ट वीज़ा जो था वो पोस्ट स्टडी वर्क था जो नवंबर 2011 में ख़त्म हो रहा था, नवंबर 2013 में, लास्ट ईयर। तो उस वक्त मेरे 9 साल 3 महीने पूरे हो रहे थे। तो मुझे सॉलिसिटर ने बोला कि आप कोई FLRO का एप्लीकेशन डाल दो प्राइवेट लाइफ पे, तो मैंने वो किया। तो 2 महीने के बाद जनवरी 2014 में रिफ्यूज़ हो गया, तो मुझे राइट ऑफ अपील मिला। अपील मैंने किया तो उसकी हेयरिंग है 23 अक्टूबर को 2014 इस साल। लेकिन उससे पहले मेरे अगस्त 2014 में 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो क्या मैं अगर अपील को विड्रॉ करूं और 10 ईयर की बेस पे दूसरा एप्लीकेशन डाल सकता हूं? क्या मैंने लाइफ इन यूके टेस्ट भी पास किया हुआ है। और दूसरी बात यह कि मेरी वाइफ फरवरी 2012 में आई थी एज माय PSW डिपेंडेंट, तो क्या
मुझे इनकम थ्रेशोल्ड जो है 18,600, मैं उस कैटेगरी में आता हूँ कि नहीं? और दूसरी बात, मेरी वाइफ ने एंट्री लेवल 1 ईसोल का किया हुआ है, तो उसको कोई इंग्लिश लैंग्वेज की जरूरत होगी या नहीं? प्लीज इसका जवाब दिए थोड़ा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपके एक सवाल में 3 सवाल थे बेसिकली। मैं कोशिश करता हूँ कि टर्न बाय टर्न। पहली बात तो ये है कि आपको अभी आपका लीगल स्टेटस चल रहा है, लेकिन ये एक ट्रिकी सी सिचुएशन होती है कि अगर आप अपील विड्रॉ करते हैं बेसिकली, तो आपका स्टेटस वही हो जाएगा जब होम ऑफिस ने आपको रिफ्यूज़ किया था, क्योंकि उसके बाद जो अपील आपने की थी लीगल स्टेटस रहने के लिए वो आपने विड्रॉ कर ली, तो आप बेसिकली उसी पॉइंट पे चले गए जहाँ पे आपका रिफ्यूज़ल लेटर आया था, और अब उसके बाद का जो भी पीरियड होगा वो ओवरस्टेयर कंसिडर होगा। तो ये एक सिचुएशन है। उसकी निस्बत बेहतर ये है कि आप होम ऑफिस को इस चीज़ पे आमादा करें, उसको राइटिंग में लिखें कि आपके 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, और अगर वो आपकी नई जो एप्लीकेशन है उसको ट्रीट करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो आप अपील जो है वो विड्रॉ कर लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप अपील में जाकर भी अपना ये जो इशू है इसको रेज कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि आपके पास अक्टूबर तक का टाइम है जो कि आपकी अपील की हेयरिंग है, उससे पहले आप होम ऑफिस से इस सिलसिले में निगोशिएट कर सकते हैं कि आपकी जो 10 ईयर्स मुकम्मल हुए हैं उनको कंप्लीट कंसीडर किया जाए, क्योंकि देयर इज अ चेंज। जब आपने एप्लीकेशन की थी उस वक्त आपके 10 ईयर्स मुकम्मल नहीं हुए थे, और अब आपके 10 ईयर्स मुकम्मल हो चुके हैं और लीगली हो चुके हैं, लेकिन आपने एप्लीकेशन 10 ईयर की बेस पे नहीं की थी, तो इसलिए आप एक नई एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। जो आपकी अपील है वो उसी मैटर को सुनेगी जो कि आपने अप्लाई किया था, और जजेस यूजली ये पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं कि आपने होम ऑफिस को इस सिलसिले में इन्फॉर्म किया है कि नहीं किया। तो अभी आपके पास टाइम है, आप होम ऑफिस को रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं कि ये हमारी कंडीशन है, आप हमें अलाउ करें कि हम अपनी नई एप्लीकेशन, वेरिएशन ऑफ एप्लीकेशन जो है उसको करें, और आप जो अपील है उसके बाद होम ऑफिस उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करें। अगर आपको वो इंडेफिनेट नहीं देते तो आपको वो राइट ऑफ अपील ज़रूर दें। अगर किसी वजह से आपकी तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है इंडेफिनेट की वो पूरी नहीं हो रही, तो आपको एटलीस्ट राइट ऑफ अपील ज़रूर दें और आप अपील में जाके अपनी करें। तो ये एक बेहतर है कि आप, जैसे आपने बताया कि आपके पास सोलिसिटर हैं, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं, आप किसी और अपने करीबी सोलिसिटर से भी रब्ता कर सकते हैं जो इन सब इश्यूज़ को अच्छे तरीके से सेटल कर सकते हैं। दूसरी बात आपने की थी आपकी वाइफ के वीज़े के बारे में, तो उनके पास अगर A1 का लेवल का टेस्ट है और अभी उन्होंने वो वैलिड है फॉर 2 इयर्स, वो यूजुअली होता है, अगर उसकी अभी टाइम पड़ा हुआ है और आप उनकी डेफिनेट की एप्लीकेशन कर अपने साथ एक्सटेंशन की एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो वही वैलिड होगी। और जहाँ तक तीसरी चीज़ का तल्लुक है कि 18,600, तो 10 इयर्स के रूल में 18,000 की जो रिक्वायरमेंट है वो लागू नहीं होती। थैंक यू। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अपने भाजी हुणां ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ प्लीज। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। हाँ जी, किसकी आवाज़ आपको कम आ रही है? हाँ जी, अपने भाजी हुणां ਦੀ आवाज़ बहुत घੱट आ रही है। ओके जी, जब सवाल करें। क्वेश्चन क्या आपका? हेलो 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 जी, मैं पूछना चाਹੁੰਦਾ ਜੀ, मैं ना 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਵਿਜ਼ਟਰ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਅਸੀਂ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2012 9 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ, 5 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ 13 ਮੰਥ ਬਾਅਦ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਡੀਸ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਣੀ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਜੀ। ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच अतिया। अब देखना यह है कि जो सेकंड अपर ट्राइब्यूनल की अपील है उसमें जज जो है वो किस तरह का डिसीजन लेते हैं। अगर वो उन्होंने परमिशन टू अपील अलाउ कर दी है और उसकी एक सब्सटेंटिव हियरिंग होगी, तो उसमें डिपेंड करता है कि आपकी एविडेंस किस तरह की है, या आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाना है या नहीं है। तो वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका केस क्या है, और उसकी बेस पे वो कोर्ट जो है वो आपको बुलाएगी। यूजुअली इस तरह के केसेस में हियरिंग ज़रूर होती है, लेकिन उसमें जो एविडेंस होती है वो जो ऑलरेडी सबमिट हो चुकी होती है उसी पे लीगल आर्ग्यूमेंट होता है, और यूजुअली जो क्लाइंट्स हैं या जो एप्लीकेंट हैं या आपको वहाँ पे बुला के दोबारा से कोई सवाल जवाब नहीं होता। थैंक यू जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो 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 जी,
मुझे ये पूछना था कि मुझे 10 इयर्स इंडेफिनेट मिला है। अब मुझे मेरे हस्बैंड का स्पाउस वीजा अप्लाई करना है। तो जो सैलरी 18,600 की है उसके लिए P60 लगा दें, और क्योंकि अभी रीसेंट P60 मिली है और आगे एक मंथ जैसी पे स्लिप लगा दें, या सिर्फ पे स्लिप ही लास्ट पूरे 12 मंथ्स की चाहिए होगी, बिकॉज पे स्लिप संभाल के नहीं रखती है। और एक सवाल और ये पूछना था कि बच्चों का जो नेचुरलाइजेशन के लिए भेजते हैं उसमें नॉर्मली कितना टाइम लगता है? ओके जी, थैंक यू जी। जी मिस्टर जुल्फ़िकार। ओके, थैंक यू वेरी मच। ये एक जो अगर आपकी सेम एम्प्लॉयर के साथ जॉब है और वो 6 मंथ से ज़्यादा है तो आप P60 लगा सकती हैं, क्योंकि P60 में आपकी ग्रॉस इनकम जो है वो एनीवे मेंशन होगी, और अगर वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रही है और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि एक रेगुलर इनकम आपके अकाउंट में आ रही थी उस एक सोर्स से, तो वो सफिशिएंट होगी। अगर आप सारी पे स्लिप आपने नहीं रखी तो एटलीस्ट कुछ, अगर 12 नहीं है तो बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी जो है वो है 6 मंथ की पे स्लिप्स। अगर आपके पास 6 मंथ की नहीं है और उसमें से कुछ मिसिंग भी हैं तो आप उन अपने एम्प्लॉयर से कह के उनको दोबारा भी रीइशू भी करवा सकते हैं, और अगर आप रीइशू नहीं भी करवाना चाहते तो एटलीस्ट आपके पास P60 आप वो भी लगा सकती हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और जहाँ तक इनका नेचुरलाइजेशन का ताल्लुक था तो वो यूजली 4 to 6 वीक में वो एप्लीकेशन डिसाइड करके बता कह रहे हैं कि कब अप्लाई कर सकते हैं हम बच्चों की नेचुरलाइजेशन के? जी, वो डिपेंड करता है कि इसके जो बेसिक रूल है कि वो ये है कि आपके पास इंडेफिनेट स्टे हो, और इंडेफिनेट स्टे के बाद आपने 1 ईयर जो है वो कंप्लीट कर लिया हो, और आपके लास्ट जो आपका है वो 5 ईयर्स का पीरियड यूजुअली होता है, लेकिन जो लोग स्पाउस वीज़ा के हिसाब से आते हैं उनके लिए जो टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है। आपने 10 ईयर्स की इंडियन कैटेगरी में अप्लाई किया था तो आपके 5 ईयर्स ऑलरेडी मुकम्मल हो चुके हैं, तो आप आफ्टर 1 ईयर ऑफ गेटिंग द इंडेफिनेट स्टे यू कैन अप्लाई फॉर नेचुरलाइजेशन। हाँ जी, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अली फ्रॉम ईस्ट लंदन। मेरा क्वेश्चन है कि 9 जुलाई 2012 से पहले 14 ईयर की कैटेगरी में अप्लाई किया था। कब आपने अप्लाई किया था? आई है कि जिन्होंने पहले उससे अप्लाई किया उनको ओल्ड रूल्स अप्लाई करेंगे, और तो उन्होंने मुझे जो IRR नहीं दिया, DL दिया, जो कि ना तो पुराने रूल में ना नए रूल में, ना 2.5 साल ना 3 साल की, 2 साल की दी है। तो अभी मेरे लिए बेस्ट क्या है, JR करूं, प्रेजेंटेशन करूं या नई एप्लीकेशन? प्लीज बताइए। ओके ठीक है जी। हाँ जी मिस्टर जुल्फ़िकार। थैंक यू वेरी मच। जैसे उन्होंने डिस्क्रिप्शन लीव दी है और आपने बताया कि उन्होंने ना तो नया रूल अप्लाई किया है ना पुराना रूल अप्लाई किया है, तो बेहतर तो ये है कि आप किसी अपने करीबी सोलिसिटर से रब्ता करें। जो एजिल का केस हुआ है जिसमें इन्होंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है कि जी जो 14 ईयर्स के जिन्होंने 9 जुलाई 2012 से पहले अप्लाई किया था उन पे 14 ईयर्स का रूल ही लगेगा, तो ये बहुत क्लियर जो थी होम ऑफिस की पॉलिसी भी थी, और इमिग्रेशन रूल्स में इसको बहुत वाज़ेह तौर पर शुरू में ही प्रीएम्बल में जो FM का प्रीएम्बल है उसमें उन्होंने कहा था कि जो एप्लीकेशन 9 जुलाई से पहले हुई हैं वो पुराने रूल्स के हिसाब से ही होंगी। तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप पहले रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं होम ऑफिस को। अगर वो उसको विद इन टाइम वो नहीं करते तो फिर आप JR की एप्लीकेशन आपके लिए एक बहुत सूटेबल एप्लीकेशन होगी। थैंक यू। जी बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नहीं बोल रहा हूँ, मैंने मियाँ साहब से सवाल करना है। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट इमिग्रेशन का। मैंने अपनी वालदा को पाकिस्तान से बुलवाया, यानी कि उनको मैंने केस जमा करवाया, तो वो हम तीनों भाई इधर थे, 2 बहनें थी। मेरे डैड 1 साल हो गया फोत हो गए, तो आफ्टर डेथ ऑफ माय डैड 3 महीने के बाद मैंने जो केस जा रहा वो पाकिस्तान से जमा करवाया था, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। तो रिफ्यूजल की सिर्फ उन्होंने एक वजह ये लिखी, हालांकि डॉक्टर जो उनको रेगुलर चेक कर रहा है उसने लिखा हुआ था, लेकिन बड़ा शॉर्ट था, लिखा हुआ था कि ये मेरे पेशेंट है, ये इस तरह डिप्रेशन है इनको और वीक है, क्योंकि उनकी उम्र 75 ईयर ओल्ड है। तो उन्होंने कहा, अभी जो रिफ्यूजल में उन्होंने ये लिखा है कि डॉक्टर ने ये क्यों नहीं लिखा कि वहां पे उनकी केयर नहीं हो सकती पाकिस्तान में। तो बाद में यानी जब मैंने अपील सबमिट की तो वो डॉक्टर का बड़ा यानी कि लंबा सा उसने लिख के सब कुछ कि वहां पे ऐसा कोई तरीकाकार नहीं है या इस तरह है, तो फैमिली इनकी कर सकती है। और मैं ये भी बताऊं कि जब से मेरे डैड फोत हुए हैं वहां से लेके आज तक कोई ना कोई लेडीज यानी कि इन फैमिली में से कोई सिस्टर या ये वो वालदा की वहाँ प्रॉपर लुक आफ्टर कर रहे हैं, बाकायदा सब यहाँ पे ब्रिटिश है, कोई रिलेटिव वहाँ पे नहीं है हमारा। और इसके अलावा हम भाइयों में से हर भाई जो है ना एवरी 2 मंथ के बाद एक भाई फिर दूसरा भाई तीसरा रेगुलर जा रहे हैं। तो मेरे पूछना ये था कि अभी उनको
मैं कैसे, यानी कि मेरी हियरिंग अब आने वाली है, तो मैं उनको कैसे ये यानी कि सेटिस्फाई जज को कर सकता हूँ कि वहाँ पे उस मुल्क में कि दूसरा आदमी उनका कोई नहीं कर सकता, यानी कि हम रियलिटी यानी कि, क्योंकि वो ये हमने इस बेस पे लिखा था कि वो इतने इल है कि वो खुद इतना चल भी नहीं सकते, 75 ईयर ओल्ड है, डिप्रेशन भी हो गया उनको, और यानी कि खुद वो कोई काम नहीं करते, ड्रेसिंग, कुकिंग वगैरह। तो मैंने पूछा था कि अभी उनको मैं क्या कह सकता हूँ, क्या उनको मैं यानी कि कन्विंस किस चीज़ पे कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ जी, काफ़ी डिटेल में क्वेश्चन है, तो क्योंकि ये आम सी हैं जो कि होम ऑफिस लिखते हैं रिफ्यूज़ल में, लेकिन आप थोड़ा सा डिटेल में कर दें क्योंकि काफ़ी कंसर्न है वो इस बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल में कोई डेफिनेटली जो इनके सोलिसिटर होंगे जिनके ज़रिए इन्होंने अपील की है, वो इनको मज़ीद बता सकते हैं इनके केस के हवाले से, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने साथ लगाई है वो मेरे इस वक्त मेरे इंफॉर्मेशन में तो नहीं है कि आपने कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, किस तरह के मेडिकल के जो आपने लेटर्स दिए हैं उनको उसमें क्या था, और वो बाकी जो ओवरऑल पोजीशन है केस की वो क्या है। बेसिकली जो बेसिक फार्मूला है वो किसी भी केस में कि जो चीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी सपोर्टिंग एविडेंस आपके पास होनी चाहिए। वो सपोर्टिंग एविडेंस इस केस में जैसे था कि मेडिकल सर्टिफिकेट है आपकी वालदा का, दूसरा ये है कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पासपोर्ट और उनकी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कि वो ब्रिटिश हैं, काम कर रहे हैं, परमानेंट जॉब्स में हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, और इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ या इंफॉर्मेशन जिससे ये साबित हो कि जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं दे कैन नॉट जस्ट गो एंड लुक आफ्टर द मदर इन पाकिस्तान। तो उसकी बेस पे आप उनका केस जो है वो दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इनकी बात से ज़्यादा लगता है कि ये थोड़े से इमोशनल ज़्यादा हैं, क्योंकि इनको है कि इनकी वालदा है, ये सारे यहाँ पे हैं, तो उनको वीज़ा मिलना चाहिए था। और ये वेरी नॉर्मल सिचुएशन है, मोस्टली क्लाइंट्स की यही सिचुएशन होती है कि जैसे उनके कोई वाइफ है या ब्रदर है या कोई वीज़ा अप्लाई किया है तो उनको होता है कि रिफ्यूज़ल क्यों आ गया है। तो होम ऑफिस की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं और जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर्स होते हैं उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और इस तरह से हम उसको प्रोसेस करेंगे। इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपका केस अपील में है, आप अपने किसी करीबी सॉलिसिटर से रब्ता करें, जो या अगर आपके ऑलरेडी सॉलिसिटर हैं आप उनसे रब्ता करें, वो आपको मज़ीद आपके केस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड करती हूँ इसमें कि आपने बताया कि उनकी कोई ना कोई नर्स या आपने कोई लुक आफ्टर करने के लिए रखते रहे हमेशा। आपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स तो दे दिए हुए थे, लेकिन जो साथ आपने बताया कि आपका कोई ना कोई भाई जो है वो हमेशा लुक आफ्टर करने के लिए उधर जाता है। तो मेरा ये मशवरा है कि आप ये सारे कि कितना अरसा, अगर 6 मंथ एक भाई रहा है तो उसके काम का कितना यहाँ पर हर्ज होता रहा है, और दूसरा भाई 6 मंथ, कि आप बारी बारी जाते रहे हैं। ये अगर आप उनको डिटेल में दें कि आप बेटों के बगैर वो नहीं रह सकती, तो आई थिंक आपके केस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी वालेकुम सलाम। मैं फैमिली के साथ 2008 में आया था जी, तो एक बच्चे के साथ, तो मैं यहाँ पे असाइलम अप्लाई किया 2010 में, रिफ्यूज हो गया। तो रिफ्यूज होता गया, पीने करते गए, दो बच्चे यहाँ पैदा भी हुए इतने अच्छे में, तो वो रिफ्यूज करते गए। अब मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी, उन्हीं के घर में रह रहे हैं, वहाँ सपोर्ट भी ले रहे हैं, तो मैं काफ़ी परेशान था। तो यूरोपियन कोर्ट में ना डाली, तो यूरोपियन कोर्ट में, हालांकि इनको कोई एप्लीकेशन नहीं दी, यूरोपियन कोर्ट में हमने डाल दी उसी केस को। तो फिर ना काफ़ी देर बाद ना होम ऑफिस से एक लेटर आया, तो उन्होंने उसके ऊपर लिखा था वी वी योर केस, तो फोटोग्राफ दे दें सारी फैमिली के। मैंने सारी फैमिली के फोटोग्राफ दिए, पीछे डिटेल लिखे। फिर 1.5 माह के बाद ना बायोमेट्रिक्स का लेटर आ गया, वो आया सिर्फ जो हम 3 बंदे पहले आए थे ना, जो इधर 2 बच्चे पैदा हुए उनका नहीं आया। तो मैं ये पूछना चाहता था कि ये ऐसे रिव्यू करते हैं, और ये 3 माह हो गए हैं हमें भेजे हुए फिंगरप्रिंट वगैरह पूरा बायोमेट्रिक्स, तो कोई अभी तक आंसर नहीं आएगा या जवाब देते हैं, या हम अब क्या करें आगे। जो इस तरह हमारे साथ एक और फैमिली का था, तो उन्होंने भेजा, उनके 3 वीक बाद ना कार्ड आ गए 2.5 साल के, तो वीजे लगे हुए, लेकिन हमारा कुछ अभी तक जवाब नहीं आया और 3 माह हो गए हैं। प्लीज ये जरा, मुझे मैं काफी परेशान हूँ, जल्दी से मैं फोन रखता हूँ और टीवी पे आपका सुनता हूँ प्लीज। चलें ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा। जी मिस्टर जुल्फकार अली। थैंक यू वेरी मच अतिया।
जैसे आपने बताया कि आपके जो साथ किसी और का भी केस था और उसमें उनके वीज़े इशू हो चुके हैं। यूजुअली जो होता है होम ऑफिस का अपना क्राइटेरिया है और वो हर केस को उसकी अपने मेरिट पे वो जज करते हैं, तो इसलिए किसी दूसरे की एग्जांपल हम सर्टन सर्कमस्टांसेस में तो दे देते हैं लेकिन नॉट ऑल द सर्कमस्टांसेस। आप मेरे ख्याल में आपके पास सोलिसिटर्स भी होंगे जो आपके केस पे एक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने आपका केस यूरोपियन कोर्ट में डाला है, तो डेफिनेटली अगर आप अपने सोलिसिटर से रब्ता करें और उनको यानी होम ऑफिस को एक रिमाइंडर दें ताकि वो आपके केस पे डिसाइड करे, तो मेरा ख्याल है कि वो आपको जल्दी कोई पॉजिटिव रिस्पांस दे देंगे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर जुल्फकार। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अभी इंडेफिनेट मिला है स्टार्टिंग फ्रॉम 8th ऑफ अप्रैल इसी मंथ। ओके। तो मेरी वाइफ इधर हैं फॉर द लास्ट 3 years एंड 4 months से, और उनको वो अभी वो टियर 1 जनरल की डिपेंडेंट हैं, तो मैं उनका सेटअप फॉर्म पे इंडेफिनेट अप्लाई कर दूं या FLRM पहले दूं? और वो उनको जो वो डिपेंडेंट है टियर 1 जनरल की सिंस 2011 सितंबर, तो वो 2 साल का क्वालिफाइंग पीरियड भी वो कर चुकी हैं। तो अगर FLRM पे फर्ज करें आप जवाब देते हैं कि FLRM पे जाना है, तो उस पर फिर कितना अर्सा मजीद रहना पड़ेगा कि जब उनका इंडेफिनेट अप्लाई करूँ? तो ये मेरा क्वेश्चन ये कि सेटअप पे अप्लाई करूँ अभी उनका इंडेफिनेट या FLRM पे जाऊँ, और FLRM पे अगर जाना है तो फिर कितना अर्सा रहना है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। जी मिस्टर जुल्फकार। ओके थैंक यू। जहाँ तक इनकी वाइफ का पिछला स्टेटस या अभी करंट स्टेटस है वो है डिपेंडेंट ऑफ टियर 1 और वो मेरे ख्याल में 2011 से हैं, तो इसको उनको जस्ट 3 years हुए हैं। और जैसे इनका जो है वो स्टेटस चेंज हो गया, अब ये सेटल्ड पर्सन की कैटेगरी में आ गए हैं, टियर 1 की कैटेगरी से निकल के। और अब इनको जो है वो अगर उनका वीज़ा एक्सटेंशन उनकी रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली FLRM पे जाएगी, और उसके बाद क्योंकि ये अभी इंडेफिनेट हुआ है और सेटल पर्सन के तौर पे जाएंगी तो उनकी कैटेगरी भी चेंज हो जाएगी, तो वो फिर बन जाएंगी स्पाउस ऑफ ए सेटल्ड पर्सन, तो उनको जो 5 years की जो कैटेगरी है वो मुकम्मल करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी बिट कन्फ्यूजिंग सिचुएशन या उनको थोड़ा सा लंबा पैंडा करना पड़ेगा इस सिलसिले में, लेकिन ये थोड़ी सी मजबूरी है। अब 5 years के बाद आप जब आपकी फर्स्ट एक्सटेंशन हो जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि क्योंकि वो आप ही के साथ शुरू से उनका वीज़ा एक्सटेंशन हुई है, तो 5 years उन्होंने एज ए स्पाउस मुकम्मल कर लिए हैं। तो फर्स्ट एक्सटेंशन के बाद अगर उनके 5 years मुकम्मल होते हैं तो उसके बाद वो इंडेफिनेटली अप्लाई कर सकती हैं। थैंक यू मिस्टर अली जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 97 ਚ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲਾਉਣਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ओके जी थैंक यू जी। आप मिस्टर जुल्फकार थोड़ा सा बता दें क्योंकि अक्सर लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि 2 वीक हो गए हैं, 3 वीक हो गए हैं, रिप्लाई नहीं आया, 1 महीना हो गया है रिप्लाई नहीं आया। उसमें जो होम ऑफिस की पॉलिसी है उसमें यह है कि विदिन 8 weeks यानी 2 माह में अब उनकी जो जितनी स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस हैं वो उनको डिसाइड कर देते हैं। बाज़ का जैसे मेरे ख्याल में इनको डिस्क्रिशन लीव मिली होगी, और डिस्क्रिशन लीव में थोड़ा सा उनको ये होता है कि वो सर्कमस्टांसेस चेक करते हैं कि अगर आपके सर्कमस्टांसेस वही हैं या चेंज हुए हैं या उसमें कोई होम ऑफिस की कोई पॉलिसी में तो कोई चेंज नहीं है। अगर वो सब चीज़ें सेम हैं तो होपफुली आपको विदिन 3 month जो है इनका जो एक टाइम है उसमें वीज़ा मिल जाता है। इंडेफिनेट की एप्लीकेशंस में मैक्सिमम पीरियड 6 month है, और जो यूजली अभी बाकी जो जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उसमें बिटवीन 8 to 12 weeks वो डिसाइड कर देते हैं। तो आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह आपका जवाब आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो थैंक यू। हेलो हेलो आई थिंक चले मिस्टर जुल्फकार अली। हाँ जी हम बात करते हैं कि अच्छा हेलो जी सॉरी कॉल। जी जी हेलो जी हेलो जी जी बोले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सवाल ही करना चाहता हूँ कि मैं 2007 में जो है मैं आया था अपनी वाइफ के साथ वीज़ा लेके, तो मेरी वाइफ जो है वो चली गई थी 6 month का था, फिर 2 साल का हमने लिया, मेरी वाइफ नहीं आई, विजिट नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पर आकर ओवरस्टे हो गया और मैंने ह्यूमन राइट्स सेक्शन 8 का केस डाल दिया 2009 में।
तो अभी उसकी सिर्फ एक्नॉलेजमेंट आई है, उसका फैसला नहीं आया। मेरा पासपोर्ट भी होम ऑफिस के पास है और केस चल रहा है, अभी तक फैसला नहीं आया। MP ने भी लिखा है, मेरे वकील ने भी लिखा है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, मुझे कोई डिसीजन नहीं दिया। तो क्या मैं अपनी वाइफ को जो है वो विजिट पे बुला सकता हूँ कानूनी तौर पे? मेरे बच्चे मुझे मिलने आ सकते हैं या नहीं आ सकते? क्योंकि मेरा सब कुछ तो इनके पास पड़ा हुआ है, मैं ओवरस्टे था। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, इनकी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है और आई थिंक उनका क्वेश्चन टोटली जो है ना वो आप बताएं कि वो कह रहे हैं कि 2009 से उन्होंने एप्लीकेशन दी है, अभी उनके स्टेटस का फैसला नहीं हुआ और वो अपने वाइफ को और बच्चों को बुलाना चाह रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच अतिया। बड़ी अनयूजुअल सी सिचुएशन है कि आपने ऑलमोस्ट 9 ईयर्स से अगर आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी हुई है तो उसको आप वेट कर रहे हैं और आपके सोलिसिटर्स भी इस पे यानी सिट डाउन एंड रिलैक्स सिचुएशन लगती है, तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। डेफिनेटली वेरी गुड केस फॉर AJR कि आप हाई कोर्ट से डायरेक्शन ले सकते हैं कि इट्स वेरी अनयूजुअल टाइम फ्रेम जो है वो होम ऑफिस ने लिया हुआ है। 9 साल से आपकी एप्लीकेशन डेफिनेटली पेंडिंग नहीं पड़ी होनी चाहिए और बेहतर यही है कि आप अपने वीज़े को सर्टेन करें। जब वो आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी तो उसके बाद अपनी वाइफ और बच्चों के लिए भी विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक आपकी अपनी एप्लीकेशन का डिसीजन नहीं हो जाएगा। आप अपने सोलिसिटर से रब्ता करें और जुडिशियल रिव्यू में जाएं और पहले अपने वीज़े को सॉर्ट आउट करें, फिर आप अपने वाइफ और बच्चों को बुला सकते हैं। जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो। ओके जी, जी ब्रेक का टाइम है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हम हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम कानूनी मशवरे के साथ और ब्रेक से पहले और अभी भी हमारे साथ हैं सॉलिसिटर मिस्टर जुल्फ़िकार अली जो कि आज आपके सवालात के जवाब दे रहे हैं। तो कॉल। हेलो। हेलो, हाय जी। I've got a small question for Mr. Zulfikar. Yes, please, you can ask a question. Yeah, actually, I was traveling in London Underground, and unfortunately, I had no valid ticket, so I was stopped by the inspector, and they took my details, and after that, they sent me a letter. It was from the court, and they told me that I have been convicted for this one, and I need to write a statement. But I ignored that letter, and after that, I received a statement from Richmond's Magistrate Court. I had to pay this much of fine. But I paid that one. Now I have paid that fine, but now I'm just asking the question that if I apply for the long residence, so does it affect my application? Is it a criminal offense or no? And also, I had an argument with one guy, and he made me very angry, and I just told him that I will cut to the throat, and he complained me to the police. You know, it happened at the workplace. I got sacked from the workplace, but the police called me, and I explained it to them, and it was settled as a fine. I just paid the fine. So you think that one will make any problem in my long residence in the application or no? Please help me in that. Okay, thank you very much. Regarding the first question, I'll give you the answer that you had the option to go to the court and explain yourself, and which you basically did not avail that position to go to the court, explain yourself, and now court has fined you. So that is something you need to explain. The opportunity you missed it. Don't miss it again when you apply for the indefinite leave to remain. Then must mention that you had this situation, but there could be some reason why you did not have that valid ticket, whether your Oyster card expired or the money gone and you could not realize that it's gone and you did not have enough money. So whatever the situation was with you at that time, you must tell the Home Office about that. The first thing is don't hide anything. Whatever the position is, at least tell them. Second thing is about your argument, and the police, or you didn't mention that whether who fined you, whether the matter went to the court or whether it's just police cannot find somebody at the spot. There must be some court orders, or they must take you to the court and fine. And I think you were saying that the matter was settled. So it was, if it was settled, could not go to the court. So there's no harm
about that. But if it had gone to the court, or police has given you warning or making you find something like that, so you must explain that in your application that happened, and you could give a reason to them that why did it happen. And basically the Home Office would see that whether you are a persistent criminal, or what are your activities. So if your activities are something as a normal human being, it will not basically affect your entitlement to be for a long residence indefinite stay. But my suggestion, my advice is you must explain all this situation to the Home Office, and I think you better if you could seek some solicitor's advice before you making the application. Thank you Mr. Ali. बढ़ते हैं next caller की तरफ. Hello. Hello. I think there is some problem. Hello जी. Hello. हेलो हेलो जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. जी मैंने 2 क्वेश्चन पूछने हैं प्लीज. जी जी. सबसे पहला क्वेश्चन जी ये है कि अगर आप प्लीज बच्चों की रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दें. अगर वन ऑफ पेरेंट्स का जो है वो ILR जो है वो बच्चों की बताइश के बाद हुआ हो, प्लीज उसकी डिटेल में रिक्वायरमेंट्स प्लस फी, और अगर आप प्लीज कंफर्म कर दें रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है वो MN1 है. दूसरा क्वेश्चन है जी अगर आप डिटेल में प्लीज बता दें 14 इयर्स लॉ के बारे में कि वो अभी भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. ओके थैंक यू जी. आप हमारे साथ रहें, आपका जवाब लेते हैं हम डिटेल से मिस्टर अली से. पहला क्वेश्चन इनका कि बच्चों की रजिस्ट्रेशन, क्योंकि बच्चों की पैदाइश के बाद पेरेंट्स का हुआ तो उनमें कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म यूज़ करना है उसके लिए. वो एप्लीकेशन फॉर्म जैसे इन्होंने बताया AM1 लगेगा, उसमें तो हेजिटेशन कोई नहीं है इनको. फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म उसी पे फॉर्म पे भी मेंशन होती है कि कितनी फ़ीस आपने पे करनी है, वो आप चेक कर लें. मैंने जैसे शुरू में बताया था कि अप्रैल से फ़ीसें बढ़ी हैं और वो हर कैटेगरी में बढ़ी हैं, तो आप उसमें अपनी जो करंट फ़ीस है वो चेक कर सकते हैं कि कितनी है. जहाँ तक दूसरे सवाल का तल्लुक़ है 14 ईयर्स वाले का, तो बेसिक रूल जो होम ऑफिस ने कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दी हैं कि अगर आप 10 ईयर्स से लीगली रह रहे हैं तो आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और आप जो करंट पोजीशन है कि अगर आप 20 ईयर्स से लीगली और इलीगली दोनों मिला के अगर 20 ईयर्स से रह रहे हैं तो भी आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं. ये है एक जनरल प्रिजम्पशन है कि अबाउट के जो लोग यहाँ पे आते हैं स्टे कर जाते हैं लीगली या लीगली उनको 10 या 20 ईयर्स हो जाते हैं तो वो इंडेफिनिट अप्लाई कर. अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 20 ईयर्स की कैटेगरी में नहीं आते, वो किसी स्टेज पे ओवर स्टे हो गए. जैसे कोई स्टूडेंट आया और वो ओवर स्टे हो गया, या कोई शादी करके आया बंदा और उसके बाद वो इंडेफिनिट या स्टेटस अपना कन्फर्म ना करवा सकता और वो ओवर स्टे हो गया और वो फिर वो यहीं पे रहते रहे और उनको एक अरसा हो गया. तो बेहतर यही है कि आप एनी स्टेज आपको मौका मिलता है तो आप होम ऑफिस को रिप्रेजेंटेशन ज़रूर करें. अब जो लास्ट ईयर दिसंबर से एक नया फॉर्म आया है और जो हम अक्सर अपने प्रोग्राम में उसका जिक्र भी करते हैं FLR FP के हवाले से कि फैमिली और प्राइवेट लाइफ अगर आपकी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुकी है, मोर देन 7 ईयर्स है, 10 ईयर्स है, 12 ईयर, 14 ईयर्स है, तो आप अप्लाई ज़रूर करें. अब जो डिफरेंस है वो ये है कि जो 10 ईयर्स और 20 ईयर्स की अब कैटेगरी है उसमें डायरेक्ट इंडेफिनेट मिलता है. लेकिन अगर आप इंडेफिनेट नहीं भी मिलता तो जिस कैटेगरी का हम जिक्र कर रहे हैं अभी उसमें आपको डिस्क्रिशन लीव मिलेगी. जैसे आज ही हमारे पास एक क्लाइंट था तो उसका ऑलमोस्ट 10 ईयर्स उसके मुकम्मल हो चुके थे, तो बाकी जो 10 ईयर्स है वो जो 2.5 ईयर्स की जो लीव है वो मुकम्मल करके वो 20 ईयर्स मुकम्मल कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि या तो आपके 10 ईयर्स मुकम्मल हों या आपके 20 ईयर्स मुकम्मल हों, अदरवाइज आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते, विच इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग है. आपका अगर प्राइवेट लाइफ यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुकी है, आप 7-8 ईयर से ज़्यादा यहाँ पे रह रहे हैं और आपकी बैक होम में कोई लाइफ नहीं है, यानी आपके कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, वहाँ पे कोई कनेक्शंस नहीं है फैमिली के साथ, और आप यहाँ पे किसी ऐसे वीज़े पे आए थे कि जिसकी वजह से आपकी लिजिटिमेट एक्सपेक्टेशन बन गई कि जी आपने वापस नहीं जाना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो लिजिटिमेट एक्सपेक्टेशन के हवाले से आपका एक वैलिड क्लेम बनता है यहाँ पे. और मैं अक्सर अपने जो क्लाइंट्स आते हैं और जो टीवी पे भी यहाँ पे भी हम अपने प्रोग्राम से भी मशवरा देते हैं कि डोंट सिट एंड हाइड, आप कम फॉरवर्ड एंड राइज. बेसिकली जब तक आप एप्लीकेशन नहीं करेंगे वो आपको वीज़ा नहीं देंगे, और बेहतर यही होता है कि आप अपनी एप्लीकेशन जो है उनको फॉरवर्ड करें. जैसे हमारे बहुत सारे क्लाइंट सवाल भी करते हैं और लोगों को पता चलता है कि उन्होंने किसी स्टेज पे अप्लाई किया और वो उनको पहली स्टेज पे नहीं तो दूसरी तीसरी स्टेज पे उनको वीज़ा
मिल गया, तो बेहतर यही क्या ये लोग अपना जो है वो अप्लाई करें अगर किसी ने करना है, और अगर उनको 7-8 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं तो डेफिनेटली अप्लाई करें और होपफुली उनको कोई अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। हाँ जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं आपसे 2 क्वेश्चन है। एक ये कि हम लोग ने एंटरप्रेन्योर वीज़ा अप्लाई किया, वो रिफ्यूज़ल आ गया, फिर उसके बाद हम 3C तक गए, फिर आफ्टर 3C विद इन 28 डेज हमने नई एंटरप्रेन्योर की एप्लीकेशन डाल ली। अभी उसके रिसेंटली हमने बायोमेट्रिक्स दिए हैं, तो मैंने ये पूछना था, कुछ लोग हमें मतलब कन्फ्यूजन ये है कि इन केस वर्स्ट सिनेरियो में अगर रिफ्यूज़ल होता है सेकंड टाइम भी, फिर हमारे पास राइट ऑफ अपील होएगा कि नहीं होएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ये, और क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हम मेरे हस्बैंड के 10 इयर्स पूरे हो रहे हैं कमिंग सितंबर में, तो एनीवे कि हम उस तक लीगली कवर कर लें। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू जी। हाँ, जिनके सेकंड क्वेश्चन है कि उन्होंने वो दफ़ा दोबारा से किया 28 डेज़ के अंदर, तो क्या अगर उनका रिफ्यूज़ होता है तो क्या उनको राइट ऑफ अपील मिलेगा या नहीं मिलेगा? ओके, थैंक यू वेरी मच। जो इमिग्रेशन रूल्स हैं इस वक्त, उसमें तो ये है कि अगर 28 डेज़ का ओवर स्टे भी है तो उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं। पहली बात तो ये है, तो उसके हिसाब से तो उनको मिलना चाहिए कि अगर उनकी फ़र्स्ट टाइम उन्होंने ओवर स्टे किया है तो 28 डेज़ का जो पीरियड है वो डिसरिगार्ड कर रहे हैं। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने डेफिनेटली जब पिछला रिफ्यूज़ किया है तो उसमें ऑप्शन देते हैं कि वेदर यू अपील और यू लीव द कंट्री, तो उसमें भी टाइम होता है, और अगर आपने उसमें फ्रेश एप्लीकेशन कर दी है तो उसको भी वो एंटरटेन कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि इनका मेरिट क्या था, कि इन्होंने किस बेस पे नई एप्लीकेशन किया रेदर दैन मेकिंग दी अपील। अब हमारे पास वो तमाम सर्कमस्टांसेस तो नहीं है जिनकी बेस पे इन्होंने इनका रिफ्यूज़ल आया, तो वो बेहतर होता कि अगर ये किसी सोलिसिटर से मशवरा करके वो जो राइट स्टेप था वो लेती है। और जैसे इनको पता था कि इनके जो इनका दूसरा सवाल है 10 इयर्स वाला कोई वो होने वाला है, तो बजाय इसके कि ये खुद से ऐसी कोई करते, वो बेहतर ये था कि किसी सोलिसिटर से रब्ता करते हो, वो इनको इस सिलसिले में मज़ीद बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकता है। अब डिपेंड करता है कि जो होम ऑफिस का जो केस वर्कर है वो इस केस को कैसे देखता है। बाज़-औक़ात बहुत आई डोंट वांट टू से बट इट इज़ रियलिटी के बहुत स्टूपिड किस्म के जो आंसर वो रिफ्यूज़ल भी आते हैं कि ऐसी चीज़ जिसकी हम एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर रहे होते वो उसमें डाल देते हैं कि जी हमने इस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया, और वो सब के लिए एक मसला बन जाता है, कोर्ट में जाना, दोबारा से उसको असरटेन करवाना। तो ये चीज़ है कि अब डिपेंड करता है कि होम ऑफिस आपको क्या कहता है, लेकिन होपफुली एट द फेस ऑफ योर क्वेश्चन कि आपको राइट ऑफ अपील डेफिनेटली मिल जाएगा। चलिए जी, गुड लक, इंशाल्लाह आपको राइट ऑफ अपील मिले, और लेकिन ये है कि इनको वीज़ा मिले, हमारी इनको वीज़ा मिल जाए आपको, और आपका सितंबर तक का टाइम पीरियड पूरा हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना था कि मेरा इंडेफिनिट हुआ 10 इयर्स पे, अब मुझे मेरे हस्बैंड का स्पाउस वीजा अप्लाई करना है। वो Tier 1 जनरल डिपेंडेंट है और लास्ट 7 इयर्स से मेरे डिपेंडेंट है यहाँ मेरे साथ, तो उनको इंडेफिनिट के लिए वेट करना पड़ेगा कि उनके 10 इयर्स कंप्लीट हो या 5 इयर्स कंप्लीट हो स्पाउस के, या ये वो फौरी अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर स्पाउस वीजा इंडेफिनिट के लिए? ओके जी, ठीक है जी। ये इनका क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, लेकिन आप थोड़ा सा इनको फिर भी बता दें क्योंकि ये काफ़ी कंफ्यूज हैं कि वो मेरे साथ हैं 7 ईयर्स से, और क्या उनको जब मैं अभी सेटलमेंट हुआ है तो बनने के बाद उनको दोबारा से 5 ईयर्स का कंप्लीट करने पड़ेंगे? थैंक यू अतिया। वही बात जो दोबारा से कि हर केस की या हर एप्लीकेशन की अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके हिसाब से आप उसको चेक करते हैं कि जब आपकी सिचुएशन चेंज होती है तो आप एक कैटेगरी से दूसरी कैटेगरी में चले जाते हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट्स और आपके डिपेंडेंट्स की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो उसके हिसाब से जब अभी आपका इंडेफिनिट हुआ है और आपके हस्बैंड जो हैं वो उससे पहले Tier 1 के या HSMP में किसी कैटेगरी में थे, तो वो डिपेंडेंट थे, और अगर उस वक्त आपने 5 ईयर्स की बेस पे या उनका इंडेफिनिट नहीं हुआ तो वो सर्कमस्टांसेस तो हमारे सामने नहीं हैं कि उन्होंने क्यों नहीं अप्लाई किया इतनी देर से, वो क्यों डिपेंडेंट 7 ईयर से हैं। अगर इनका इंडेफिनिट हुआ है तो पहले इनको स्पाउस वीज़ा लेना पड़ेगा उनके लिए, और स्पाउस वीज़ा आने के बाद वो इंडेफिनिट के लिए जब उनका फर्स्ट एक्सटेंशन आए तो वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो इनके शादी है इनकी मोर देन 7-8 ईयर्स, और मेरे ख्याल में अगर उनकी एक एक्सटेंशन हो जाती है तो शायद उनको दोबारा 10 ईयर्स की कैटेगरी में हिमसेल्फ वो अप्लाई कर सकते हैं, तो उस कैटेगरी में जाने की भी शायद उनको ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू मिस्टर अली। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, जुल्फ़िकार साहब से मेरा एक सवाल था कि हमने तकरीबन 2011 में एक एप्लीकेशन की थी बच्चों के ब्याह पे,
तो वो रिफ्यूज हो गई थी 1 मंथ, तो विदिन उसी मतलब महीने में हमने फिर एक रिकंसिडरेशन की एप्लीकेशन डाली थी, तो वो अभी तक पेंडिंग पड़ी है तकरीबन 3 साल से। नहीं, एक सेकेंड, आपने 2011 में आपके बच्चों की क्या एज थी? आपने किस उसको बच्चों की एज तकरीबन 8 साल, मोर देन 8 ईयर थी तकरीबन। 8 इयर्स। वो यहाँ पर उनकी पैदाइश यहाँ पर थी? नहीं, पैदाइश नहीं, मतलब यहाँ पे उनको रहते हुए 8 साल से ज्यादा 8 साल हो गए थे तकरीबन यहाँ पे जब एप्लीकेशन की थी। और बच्चों की एज कितनी थी उस वक्त? उस वक्त जो 4 बच्चे आए थे, उस वक्त एक बच्चा मतलब 3 साल का था, उस वक्त की मतलब 5 साल की उम्र, मतलब उनको तकरीबन 7.5 साल से ज्यादा ही हो गए सब जब एप्लीकेशन डाली थी हमने। ठीक है। और अभी आपने 3 साल से आपको रिप्लाई नहीं आया होम ऑफिस की तरफ से? नहीं, जो वो रिकंसिडरेशन डाली हुई है तो अभी मतलब उसमें हमने एमपी को भी इन्वॉल्व किया है, तो वो कहते हैं हमारा बैकलॉग बहुत है तो आप वेट करें। तो हमारे लिए क्या बेहतर है, हम मतलब उसी एप्लीकेशन को पुश करें, वो हमारे लिए बेहतर है, या कोई फ्रेश एप्लीकेशन को डालेंगे? क्योंकि बच्चा भी +18 हो गया, अभी वो यूनिवर्सिटी में जाने वाला है, तो हमारे लिए क्या बेटर होगा? सर कोई मशवरा देंगे? ठीक है जी, आप हमारे साथ रहे, हम आपकी बात क्वेश्चन का आंसर करते हैं। जी मिस्टर अली। थैंक यू वेरी मच। ये काफ़ी कॉमन सी आजकल इश्यूज़ हैं कि जी बच्चों के वाले से एप्लीकेशन की और वो रिफ्यूज़ होगी। तो उसमें जो बेसिक जो लॉ है वो ये है कि बच्चा बोर्न यहाँ पे हुआ और 7 साल उसने यहाँ पे गुजारे हैं, ये रिक्वायरमेंट है। जहाँ तक इनके सवाल से लगता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इनके बच्चे पैदा यहाँ पे हुए हैं, लेकिन वो 7 या 8 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट कैटेगरी में चले जाते हैं जो बेसिक है, इमिग्रेशन के रूल्स के तहत नहीं आते। ये शायद इन्होंने डिस्क्रिप्शन लीव के लिए अप्लाई किया हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो रिकन्सिडरेशन है वो यूजुअली उस वक्त होती है कि अगर आपने कोई नया फैक्ट या कोई ऐसी चीज़ हो जो होम ऑफिस को आपने बताई हो और उन्होंने उसको कंसिडर ना किया हो, तो आप उनकी जो अटेंशन है वो उन फैक्ट्स की तरफ दिलाते हैं कि जनाब ये फैक्ट्स थे, ये केस में चीज़ें थी जो कि आपने चेक नहीं की, जो कि आपको कानूनन चेक करनी चाहिए थी। ठीक है, तो अगर वो किसी तरह की कोई सिचुएशन है फिर तो वो रिकन्सिडरेशन करने के लिए बाउंड है। अगर वो एक सिंपल प्लेन रिकन्सिडरेशन सेम ग्राउंड्स पे है जो इन्होंने एप्लीकेशन में की थी, तो यूजुअली वो उस तरह की एप्लीकेशंस को कंसीडर नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद अगर उन्होंने रिकन्सिडरेशन रिफ्यूज़ भी नहीं की और आपको कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं कर रहा है कि वो इसको रिकन्सिडर करेंगे या नहीं करेंगे, तो बेहतर ऑप्शन आपके लिए जो वो ये है कि आप JR करें और हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेके आप होम ऑफिस जो है सर्टन पीरियड के दरमियान आपकी एप्लीकेशन जो रिकन्सिडरेशन की एप्लीकेशन है उसको डिसाइड करें। थैंक यू मिस्टर अली। हाँ जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने साइलम किया था 2013 में, तो मेरा अभी तक इनिशियल डिसीजन नहीं आया। तो अभी रिसेंटली मैंने एप्लीकेशन डाली थी वर्क अलाउ की, क्योंकि 1 साल से ऊपर डिसीजन हो गया था, उन्होंने मुझे वर्क अलाउ कर दिया। लेकिन अभी लास्ट यस्टरडे होम ऑफिस की तरफ से मुझे एक लेटर रिसीव हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपके घर आ रहे हैं, आपको जो हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं उसके सिलसिले में आपसे हमने कुछ पूछताछ करनी है। एक किस्म का वो मेरे घर आज आए थे, एक मेरा छोटा सा इंटरव्यू उन्होंने लिया, काफ़ी चीज़ें पूछी मेरे से, बैंक अकाउंट वगैरह सारी चीज़ें लेके गए अपने साथ। तो मैंने पूछना था कि अब सपोज के ये मुझे वीज़े की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि डिसीजन की तरफ जा रहे हैं, कि अभी ये ज़्यादा टाइम लगाएंगे? ओके जी, थैंक यू जी। जी मिस्टर अली। थैंक यू वेरी मच। अब डिपेंड करता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन होम ऑफिस को दी थी वो किस तरह की थी और आपकी एविडेंस किस तरह की है। यूजुअली अगर उन्होंने इतना टाइम लगाया तो होपफुली आपको जो है वो असाइलम क्लेम जो आपने किया था उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं। चलें जी, गुड लक। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो जी। मेरा सवाल जो है जरा फैमिली लॉ से रिलेटेड है। जी जी पूछें। बेसिकली डिवोर्स के मैटर से। मेरी वाइफ से सेपरेशन हो गई है, ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए। तो अभी हम उसने डिसाइड किया कि फाइनली कि वो जमा करेगी पिटीशन, तो पिटीशन वो जमा करेगी। मैं पूछना चाह रहा था कि उसने मुझे जो है वो चाइल्ड, हमारी बच्ची भी है, उसने स्टेटमेंट ऑफ अरेंजमेंट फॉर चिल्ड्रन मुझे भेजा है। उसमें जो पार्ट, बाकी तो तमाम चीज़ें ठीक हैं कि जो एग्रीमेंट है बेसिकली कि वो बच्ची उसके पास रहेगी और ये और वो। मुझे 2-3 सवाल से पूछने थे कि ये कि सिर्फ अगर मैं चाइल्ड सपोर्ट एजेंसी के थ्रू मैं भेज रहा हूँ मेंटेनेंस, तो सिर्फ यही मुझे देना होगा या वो किसी और चीज़ को भी क्लेम कर सकती है इस बारे में, कि मतलब कुछ और पैसे मांग सकती है? दूसरा ये कि उसने जो थर्ड पार्ट होता है, जो मतलब फर्स्ट पार्ट तो उसका वही होता है जो बेसिकली जनरल डिटेल्स होती हैं बच्चे की और ये सब। उसका जो थर्ड पार्ट है उसमें है
टू द petitioner mediation. तो उसने उसमें कुछ टिक नहीं किया, उसने ये टिक किया कि इफ यू नॉट एग्री एज टू द अरेंजमेंट फॉर चिल्ड्रन आर यू इंटेंडिंग टू, तो उसने लिखा है कि मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट. तो वो क्या मतलब कर सकती है पिटीशन के जरिए, क्या वो कर सकती है? तो बेसिकली सवाल ये है कि क्या वो चाइल्ड सपोर्ट एजेंसी के अलावा कुछ पैसे मांग सकती है, और इसका क्या मतलब है कि उसने लिखा है कि मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट. ओके जी मिस्टर अली, वो चाइल्ड क्योंकि अभी थैंक यू कि आप लोगों ने एक डिफरेंट हमें खुशी है कि आपने फैमिली लॉ के मुतालिक यूजुअली हमारे लोग जो हैं वो इमिग्रेशन के हवाले से उनकी ज़्यादा कंसर्न है, लेकिन हमें पता है कि लोगों के ये भी इश्यूज़ हैं और इसके हवाले से बल्कि सिविल का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. जहाँ तक फैमिली लॉ के हवाले से ताल्लुक है तो जो पिटिशनर है उसने अपनी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पिटिशन में और स्टेटमेंट ऑफ अरेंजमेंट्स में बता दी हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि शायद वो कोई फर्दर एप्लीकेशन करें इस सिलसिले में. जो भी उनकी सिचुएशन थी वो उन्होंने अपनी उस पिटिशन में या और स्टेटमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ चिल्ड्रन में बता दी हुई है. जहाँ तक आपके चाइल्ड सपोर्ट एजेंसी का ताल्लुक है तो जो पैसे आप उनके ज़रिए दे रहे हैं वही आप देंगे अनटिल कि उन्होंने कोई एंसिलरी रिलीफ की सेपरेट एप्लीकेशन ना की हो. अगर तो उन्होंने डिवोर्स के साथ कोई एंसिलरी रिलीफ की सेपरेट एप्लीकेशन नहीं की तो आपसे कोई एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं या एक्स्ट्रा पैसे वो कोई नहीं मांगेंगे. टोटली डिपेंडिंग ऑन के आपके अपने पर्सनल सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, आप रिच हैं, पुअर हैं, ऑर्डिनरी पर्सन है, तो उसके हिसाब से जो होता है वो बच्चों का जो वो फंड्स है, जो पैसे हैं उसके हिसाब से वो होते हैं, और उसके लिए आपको इस स्टेज पे वरी करने की ज़रूरत नहीं है. अगर वो कोई एप्लीकेशन करेंगी तो वो पहले कोर्ट को बताएंगी, उसकी एक कॉपी आपको मिलेगी, आप उसके बारे में प्रॉपर्ली जवाब दे सकते हैं. लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई एक्स्ट्रा एप्लीकेशन इसमें करेंगे, क्योंकि आजकल जो अगर आपके चिल्ड्रन हैं तो चाइल्ड सपोर्ट एजेंसी के थ्रू ही आपको जो भी आपने पैसे देने हैं उनके थ्रू ही देने हैं. तो होपफुली ऐसा नहीं होगा. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सबसे पहले तो आई मस्ट अप्रिशिएट, आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है और स्पेशली ये काफ़ी हेल्पफुल है सब लोगों के लिए. थैंक यू. तो मेरे दो क्वेश्चन है बेसिकली. मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि मेरे हस्बैंड, उनको नियरली 10 ईयर्स होने वाले हैं यहाँ पे. तकरीबन 3 ईयर्स पहले एक एक्सटेंशन में उनकी एप्लीकेशन एक दफ़ा इनवैलिड होकर वापस आई थी ड्यू टू लाइक पेमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, पेमेंट थ्रू नहीं हुई और उन्होंने एप्लीकेशन इनवैलिड करके भेज दी. तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये था कि उसकी वजह से उनका कोई पीरियड ब्रेक तो नहीं आएगा, ब्रेक कंसिडर तो नहीं होएगा. ओके. और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे भी इस कंट्री में तकरीबन 8 ईयर्स हो गए हैं, तो अगर मैं उनके डिपेंडेंट जाती हूँ और 2 साल के बाद जब मुझे भी 10 साल हो जाएंगे तो इन एनी लाइक सिनेरियो के अंदर मुझे इंडिपेंडेंटली जाना पड़ता है, तो क्या मेरे 10 ईयर्स अपनी जगह पे वहीं पे रहेंगे या वो वॉइड हो जाएंगे मेरे हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट जाने की वजह से? ओके जी, थैंक यू. आप हमारे साथ ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं. हाँ जी बिल्कुल. ये कि आपके हस्बैंड को 10 इयर्स हुए और एक दफ़ा उनकी इनवैलिड एप्लीकेशन होने की वजह से वापस आ गई थी, तो अगर वो विदिन 28 डेज आपने एप्लीकेशन कर दिया तो आपका टाइम पीरियड नहीं होगा और आप कर सकते हैं. और सेकेंडली 8 इयर्स के बाद जब आप के 2 साल आप उनके डिपेंडेंट होंगे तो डेफिनेटली आप 10 इयर्स की कैटेगरी में जा सकते हैं. डिटेल में मिस्टर जुल्फ़कार अली से पूछ रहे हैं अगर आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें तो. नहीं, ऐसे आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया इनको कि जो इनकी सिचुएशन है उसके हिसाब से कि जो डिपेंड करता है कि जब उन्होंने आपकी इनकी एप्लीकेशन रिटर्न की थी तो उन्होंने क्या लिखा था या कौन सी रीज़न दी थी, और क्या उन्होंने उसको कोई ऑप्शन दी थी कि आप विदिन 28 डेज़ या 20 डेज़ इसको दोबारा सबमिट कर सकते हैं. तो वो एक चीज़ जो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए कि किस बेस पे वो उन्होंने भेजी थी, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन जो रिजेक्ट होती हैं ये बेसिकली इमिग्रेशन डिसीजंस नहीं होते, ये एडमिनिस्ट्रेटिव उनके डिसीजन होते हैं कि जी आप ये इसमें वैलिड नहीं है, कोई एप्लीकेशन की फ़ीस रह गई है या कोई इस तरह की चीज़ है. तो बेहतर यही है कि आप अपने किसी करीबी सॉलिसिटर से रब्ता करें, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और उसकी बेस पे आप अपनी 10 ईयर्स की जो एप्लीकेशन है वो करें, तो वो ज़्यादा सूटेबल है ताकि वो डिटेल में बता सकें. हेलो जी. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मुझे एडवाइस चाहिए. मैं 18 सितंबर 2004 में ऑन स्टूडेंट वीज़ा यूके आया था. फिर मैं 2009 जून में वापस चला गया विद वैलिड स्टूडेंट वीज़ा ना. तो उस ड्यूरेशन में मेरा एक बच्चा यहाँ पैदा हुआ 2007 में, अगस्त 2007 में. तो मैं उसको लेके और अपनी वाइफ को लेके पाकिस्तान चला गया. फिर वहाँ से मैं 9th of August 2009 में Tier 2 जनरल वीज़ा के साथ स्टैंप हुआ और मैं 30th of September 2009 में यूके में दोबारा आया हूँ.
तो अकॉर्डिंग टू रूल मेरे 5 इयर्स जो कंप्लीट हो रहे हैं वो 30th सितंबर 2014 कंप्लीट हो रहे हैं। अगर मेरा वीजा एक्सपायर हो रहा है 1 जुलाई 2014 को, क्योंकि मैंने बीच में एक जॉब चेंज की है, तो उसकी वजह से ये मेरा गैप आ रहा है। तो क्या मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? अगर नहीं तो फिर मुझे एक्सटेंशन लेनी है, और अगर मैं एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करता हूँ तो क्या मैं अपने ये मेरा अब एक और बच्चा भी यहाँ पैदा हो गया 2011 में, तो क्या उन दोनों के भी एक्सटेंशन अप्लाई, दूसरे की भी एक्सटेंशन अप्लाई करूँ? और अगर जब इंडेफिनेट करता हूँ आफ्टर कपल ऑफ मंथ, तो क्या मुझे इंडेफिनेट में भी इनको एज ए डिपेंडेंट बच्चों को अप्लाई करना पड़ेगा? ओके जी मिस्टर अली, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, एक पहली बात यह है कि हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अगर आपने कॉल की और आपकी कॉल नहीं मिल सकी और आप स्टिल हमसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस पे भी सवाल भिजवा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो आपकी ईमेल का जवाब दे सकूँ। दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात हम क्लाइंट से कहते हैं कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेजें, और कोई ऐसी चीज़ें थी जो हमने जवाब में, क्योंकि हमारे पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके भी आप हमें ईमेल के ज़रिए भिजवा सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सवालों के जितनी जल्दी मुमकिन हो जवाब दे सकूँ ज़रिया ईमेल भी, तो आप हमें ईमेल के ज़रिए भी भिजवा सकते हैं। जहाँ तक हमारे जो आखिरी जो कॉलर्स थे उनका सवाल था, तो पहले डेफिनेटली क्योंकि आपके 5 ईयर्स इनके मुकम्मल नहीं हो रहे एज ए टीयर 2 के, तो आपको एक्सटेंशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इट्स वेरी सिंपल। और दूसरा ये कि अगर आपके बच्चों के भी वीज़े आपके टाइम पे ही एक्सपायर हो रहे हैं तो आपको उनके लिए बेहतर यही है कि आप उनके लिए भी एक्सटेंशन अप्लाई करें। अगर आप उनके लिए एक्सटेंशन अप्लाई नहीं भी करना चाहते तो आप अपने लिए एटलीस्ट एक्सटेंशन ज़रूर अप्लाई करें, और जैसे ही आपका इंडेफिनिट होता है तो फिर आप अपने बच्चों को उसमें ऐड करके उनको करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारे प्रोग्राम का वक्त अभी ख़त्म हुआ जाता है। आपको स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा। आप प्लीज़ हमें ईमेल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने क्वेश्चन। हम कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करें। और आप एवरी ट्यूसडे को 6 to 7 हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं, कानूनी मशवरे। इसके साथ ही हम मुझे और मिस्टर जुल्फ़िकार अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।